आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर कंटेन करेगा अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक इंट्रोडक्शन। तो अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो समझने के पहले यहाँ पर एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर आपको लेकर बताता हूँ कि अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली जहाँ पर दो बिजनेसेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से मर्ज होता है, या दो से ज्यादा बिजनेस मर्ज होकर एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं, या एक बिजनेस अपना पूरा बिजनेस किसी और नई कंपनी को बेचता है। जैसे भी यहाँ पर आगे चलकर हम अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस का एक होना है, मल्टीपल, अगर एक दो अलग अलग बिजनेसेस है और वो अगर एक होना चाहते हैं, दैट विल बी नथिंग बट अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के कहलाते हैं। यहाँ पर जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन होती है तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? द नेसेसिटी टू कंबाइन टू और मोर कंपनीज टुगेदर अराइजेज आउट ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर सबसे अहम चीज कि भाई दो कंपनी अपना बिजनेस एक क्यों करे, तो ये उसका सबसे मेन रीजन है कि भाई जो भी कट थ्रोट मार्केट कॉम्पिटिशन है, जो भी कॉम्पिटिशन है, सपोज आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि भाई सपोज दो कंपनीज है, एक कंपिटेटिव मार्केट में दोनों कंपनीज एक दूसरे से compete कर रही है। अब अगर ये दोनों कंपनीज एक हो जाए, मर्ज हो जाए, एक साथ आ जाए, तो ये एक साथ आई हुई कंपनीज, ये मर्ज की हुई कंपनीज मोनोपोली में व्यापार कर सकती है। सपोज दो ही बिजनेसेस है और वो दोनों ही बिजनेस उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और अगर वो दोनों बिजनेस मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स वो उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मोनोपोली के बेनिफिट्स मेनली वो उठा सकते हैं। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को खत्म करना, ये मेनली रीजन है अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा एडवांटेज जो है वो लार्ज स्केल मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर दो कंपनीज थी, दो कंपनी अगर मिल जाती है तो एक बड़ा बिजनेस, और बड़ा बिजनेस, जो बिजनेस था अभी उससे और बड़ा बिजनेस वो कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। और अभी मैंने जो बताया कि मोनोपोली के बेनिफिट्स वो उठा सकते हैं, जो भी बेनिफिट्स, जो भी एडवांटेजेस मोनोपोली बिजनेस के हैं, वो मोनोपोली बिजनेस के एडवांटेजेस ये बिजनेसेस ले सकते हैं, या ये बिजनेसेस उठा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस को रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली मैन पावर बढ़ेगा। जो मैनेजरियल पर्सोनेल्स है, मैनेजरियल पर्सनस है, उनमें अगर बेटर मैनेजरियल पर्सनस उनको मिलते हैं, दो कंपनीज, एक के पास अगर सपोज बहुत अच्छा वर्किंग स्टाफ है, एक के पास अगर मैनेजरियल कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे, दोनों जब एक हो जाएंगे, तो और अच्छा, बेटर, यानी वो परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे से वो इस चीज़ के लिए काम कर पाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस जो है ये अमालगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बेसिकली हैं। दो बिजनेसेस मर्ज होने के हैं, दो बिजनेसेस एक होने के हैं। उसके बाद यहाँ पर अमालगमेशन कितने टाइप्स के हैं? तो टाइप ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेशन में कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने लास्ट टर्म में मैंने यहाँ पर हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो मेनली डील करता है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। और उसका अभी यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंस लेकर अभी उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पर अभी बात करने ही वाला हूँ, बताने ही वाला हूँ कि क्या है और कैसा है। तो दो तरह के मर्जर्स हैं, एक अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आने के बाद यहाँ पर उन्होंने ये दो तरह के मर्जर्स के बारे में, दो तरह के अमालगमेशन के बारे में बात की है। एक अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ये दोनों जो है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज में फर्क क्या है? तो वो 5 पॉइंट्स है जो आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये 5 पॉइंट्स हो, अगर ये 5 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, ये 5 कंडीशंस है, वो 5 कंडीशंस क्या है आगे अभी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती है तो इट विल बी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एक भी कंडीशन अगर छूटती है, तो इट विल बी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी वो जो कंटेंट्स है, वो जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि क्या है। बट हम जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वो एब्सॉर्प्शन पर, हमारा चैप्टर है एब्सॉर्प्शन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम एब्सॉर्प्शन पर बात करेंगे, एब्सॉर्प्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या है? तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, सपोज एक्स और वाई दो कंपनीज, अगर ये दो कंपनियां अपना बिजनेस एक करती है, एक्स और वाई दो कंपनीज है, एक्स का एक अपना बिजनेस एंटिटी है, वाई का एक अपना बिजनेस एंटिटी है, और ये दोनों एक्स एंड वाई लिमिटेड एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, एक्स एंड वाई लिमिटेड एक नई कंपनी अगर ये फॉर्म कर रहे हैं, देन दिस विल बी नथिंग बट अमालगमेशन ऑफ मर्जर है।
ये दोनों अपने बिजनेसेस को खत्म कर कर एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी अमालगमेशन ऑफ मर्जर, ये कहलाएगा। तो जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर करती है वो कहलाती है ट्रांसफरर कंपनी, और जिस कंपनी को वो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, जैसे एक्स और वाई जो है, ये ट्रांसफरर कंपनी कहलाएगी। सेलिंग कंपनी आप इसको आसानी से टर्म दे सकते हो, बेचने वाली कंपनी है, ये अपना पूरा बिजनेस बेच रही है, दे आर सेलिंग देयर कंप्लीट बिजनेस। तो ये एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जो है ये दोनों सेलिंग कंपनीज, वेरेज जो एक्स एंड वाई लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है, इट विल बी टर्म्ड एज ए ट्रांसफरी कंपनी, ये बाइंग कंपनी है या परचेसिंग कंपनी आप इसको कह सकते हो आसान जबान में। तो ट्रांसफरर कंपनी कोई नहीं है, सेलिंग कंपनी है, और ट्रांसफरी कंपनी कुछ नहीं है, बाइंग कंपनी, ठीक है ना। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों लिक्विडेशन में जाएगी, एक्स लिमिटेड लिक्विड होगी, वाई लिमिटेड लिक्विड होगी, ये बंद होगी ये कंपनियां, और एक नई कंपनी वो फॉर्म करेंगे, दैट विल बी एक्स एंड वाई लिमिटेड। तो जहां पर दो कंपनियां लिक्विडेशन में जाएगी, जहां पर दो कंपनियां बंद होगी, आगे चलकर हमको एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ अकाउंटिंग भी, लिक्विडेशन कंपनी का बंद होना, और वो कैसे कंपनी का बंद होना का भी अकाउंटिंग स्टडी करने वाले चैप्टर है हमारा लिक्विडेशन कंपनीज, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो दो कंपनियां अगर अपना बिजनेस बंद करती है और एक नई कंपनी वो फॉर्म करती है, ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरर कंपनी जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, सेलिंग कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी दैट इज खरीद रही है, परचेसिंग कंपनी। इस तरह से ये दोनों कंपनियां, अगर दो बिजनेस अगर बंद होकर एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, मर्जर है। यहाँ पर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेस दैट इज एब्सॉर्प्शन, ये दोनों में जो चेंज है, ए और बी दो कंपनियां हैं, एबीसी लिमिटेड इंडस्ट्रीज है और एबीसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऐसे दो कंपनियां हैं। और अगर ये एक नई कंपनी फॉर्म कर रही है, एबीसी लिमिटेड इंडस्ट्रीज, अभी यहाँ पर उन्होंने दो कंपनियां बंद होकर एक नई कंपनी को फॉर्म करना, दैट विल बी दे आर टर्म्ड एज अमालगमेशन। अब वो अमालगमेशन में दो कंपनियां बंद होकर एक कंपनी फॉर्म हो, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना बिजनेस बेचे, दैट विल बी सिंपली टर्म्ड एज अमालगमेशन। यहाँ पर इसमें फर्क था, अमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन में यहाँ पर फर्क था, अभी मैं आगे चलकर उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये ट्रांसफरर कंपनी है एंड ट्रांसफरी कंपनी, सिंपल। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, देखो पहले वाले में क्या था, ए और बी, एक्स और वाई दो कंपनियां थी, दोनों बंद हुई और एक नई कंपनी फॉर्म हुई। जो फॉर्मेशन था वो नई कंपनी का था, बट यहाँ पर अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर दो कंपनियां हैं, एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एबीसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एबीसी इंडस्ट्रीज ने एबीसी पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस खरीद लिया है। यहाँ पर दो कंपनियां थी और वो दोनों कंपनी अब एक कंपनी बन गई है, एक ही कंपनी में। ये जो नई कंपनी, यहाँ पर सबसे मेन चीज, इससे पहले वो नया फॉर्मेशन था, न्यू कंपनी फॉर्म हुई थी, यहाँ पर कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, एबीसी ने ही एबीसी पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस खरीदा है। यहाँ पर ये ट्रांसफरर कंपनी है, सेलिंग कंपनी, लिक्विड होगी बंद होगी, और ये ट्रांसफरी कंपनी है जिसने बिजनेस को खरीदा है। तो दोनों में फर्क है। अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज जो है बेसिकली नथिंग बट एब्सॉर्प्शन, इसी को एब्सॉर्प्शन कहते हैं। एब्सॉर्ब करना का मतलब लेना या अख्ज करना या खरीदना, सिंपल। तो यहाँ पर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज किया है, ये यहाँ पर सेंस है। वहां पर दो कंपनियां थी, एक नई फॉर्म हुई, यहाँ पर एक ही दो कंपनियां थी बट नई फॉर्म नहीं हुई, एक ने दूसरे का बिजनेस खरीदा है। दोनों में फर्क आप एकदम क्लियरली समझ, ठीक है। और तीसरी चीज है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे तीन चीजें हैं। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, ये कंपनी ड्यू टू हैवी लॉसेस, मान लो कि भाई इसको बहुत सारे नुकसान हुए हैं, तो अब ये, लेकिन अब इनके पास कुछ ऐसी स्कीम्स है कि आगे चलकर अगर ये नया बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, वो बिजनेस अच्छी तरह से वो चला पाएंगे। तो ये जो एबीसी इंडस्ट्रीज है, इसने अपना बिजनेस बंद किया और एक नए नाम से बिजनेस स्टार्ट किया, वही कंपनी है लेकिन एक नए नाम से, अपना एक पुराना बिजनेस बंद किया है और एक नए नाम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये जो है ट्रांसफरर कंपनी एबीसी इंडस्ट्रीज है, ट्रांसफरी कंपनी एबीसी पेट्रोकेमिकल्स है, इस तरह से ये दो है, ये लिक्विडेशन में जाएगी और ये नई फॉर्म होगी। तो अभी यहाँ पर ये जो तीनों चीजें मैंने बताई, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसको अगर मैं समराइज करूं तो सिंपल सी बात है, अमालगमेशन कुछ नहीं है, लिक्विडेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ वन। अगर दो कंपनियां बंद होती है और एक कंपनी फॉर्म होती है, दो कंपनियां अगर बंद होती है और एक कंपनी, एक नई कंपनी वो बना रहे हैं, दैट विल बी नथिंग बट केस ऑफ अमालगमेशन। एब्सॉर्प्शन किसे कहेंगे, एब्सॉर्प्शन मींस लिक्विडेशन ऑफ वन,
एब्सॉर्प्शन किसे कहेंगे? लिक्विडेशन ऑफ वन। जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदा, लिक्विडेशन ऑफ वन बट नो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, नई कंपनी कोई भी फॉर्म नहीं हुई है, दैट विल बी नथिंग बट सिंपली टर्म्ड एज ए एब्सॉर्प्शन, ये कहलाता है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन मीन्स लिक्विडेशन ऑफ वन इन फॉर्मेशन ऑफ वन। एक कंपनी बंद होगी और वही कंपनी एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगी। अगर ऐसा है कि एक कंपनी बंद हो रही है और वही कंपनी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और ये बेसिकली अभी यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो अभी आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ आप डील करोगे एब्सॉर्प्शन में। यहाँ पर एक कंपनी अपना बिजनेस बंद कर कर दूसरी कंपनी को पूरा पूरा बिजनेस बेचेगी, तो एक कंपनी की बुक में हमको लिक्विडेशन का अकाउंटिंग करना है और एक कंपनी की बुक में परचेज का, बिजनेस की खरीदी का, इस तरह से हमको अकाउंटिंग करना है। इससे पहले ये आपका, यानी इससे पहले फर्स्ट ईयर में एक्चुअली वो एक चैप्टर होता था कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप टू लिमिटेड कंपनी, तो वहाँ पर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता था, बट अभी यहाँ पर ये ऑल टुगेदर एक नया ही चैप्टर आपको स्टडी करना है। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली इस पर क्वेश्चंस होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी वो जो कंडीशंस की अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, कि जो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर की कंडीशंस है, अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगा। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इट विल बी नेचर ऑफ परचेज। तो अब आप 2 कंपनियां बन कर एक फॉर्म करो या एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद ले, व्हाटएवर भी, अमालगमेशन ही कहलाता है इन नॉर्मल केस। अभी ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसके बाद वो अमालगमेशन तो कहते हैं। तो पहला जो कंडीशन है उसमें ये है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज, ट्रांसफरर कंपनी सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी परचेसिंग कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी जो बेच रहा है, कंपनी जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रहा है, उसकी पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज जानी चाहिए बुक वैल्यू से बैलेंस शीट वैल्यू। अभी आगे एक कंडीशन और आएगी कि बैलेंस शीट वैल्यू से होनी चाहिए या बुक वैल्यू से वो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो पहली कंडीशन ये है कि सब एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए सेलिंग कंपनी की बाइंग कंपनी के पास। सेकंड जो है, शेयर होल्डर होल्डिंग 90% और मोर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग ऑलरेडी हेल्ड इफ बाय द ट्रांसफरी कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। पुरानी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे, कंपनी है डेफिनेटली इनके पास शेयर्स होंगे, पुरानी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे उन शेयर होल्डर्स के पास नई कंपनी से मिले हुए, अभी डेफिनेटली आज अगर मैं कोई चीज़ मैं बेचता हूं तो उसके बदले में मुझको मिलेगा, तो उसके बदले में जो मुझको मिलेगा, मैं बेच रहा हूं उसके बदले में जो मुझको मिलेगा वो कहलाता है कंसीडरेशन। एक नॉर्मल सेल का ट्रांजैक्शन अगर हम ले ले कि भाई सपोज हमने माल बेचा और उसके बदले में हमको मिला, तो इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए कंसीडरेशन। तो यहाँ पर बात वही है कि जो इन रिटर्न मिलने वाला है, तो वो इन रिटर्न जो मिलेगा, वो इन रिटर्न मिलने के बाद पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने चाहिए, और वो भी 90%। पुरानी कंपनी के अगर मान लो कि 100 मालिक है तो नई कंपनी में कम से कम 90 मालिक बनने चाहिए, 90 ओनर्स उसके होने चाहिए। इस तरह से ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी इज पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी wholly by issue of equity shares except only that cash which is required to be paid for fraction। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि भाई सपोज हम अगर किसी को माल बेचते हैं तो उस माल के बदले में हमको पैसा मिलता है, सीधी सी बात है। अभी यहाँ पर ये जो कंपनी है अपनी एसेट्स बेच रही है, अपनी लाइबिलिटीज दे रही है सामने वाली को, भाई मेरी ये एसेट मेरी ये लाइबिलिटी। तो नेट एसेट का जो कॉन्सेप्ट है, तो नेट एसेट कुछ नहीं है, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, दैट विल बी नथिंग बट टर्म्ड एज ए नेट एसेट। तो आज अगर मान लो कि भाई जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी है, वो अपना बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी को अगर बेच रही है, सेल कर रही है, तो उसके बदले में इन रिटर्न उसको जो मिलेगा इट विल बी टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन। जैसे आज अगर मैं माल बेचता हूँ उसके बदले में मुझको जो पैसा मिलेगा, मैं वो उसको परचेज कंसिडरेशन कह सकते हैं। कि परचेज के बदले में मिला हुआ, जो हमने बेचा है उसके बदले में मिली हुई चीज, दैट इज नथिंग बट सिंपली टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन। तो जो परचेज कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में मिलना। सामने वाली कंपनी तो कैश में दे सकती है, शेयर्स में दे सकती है, डिबेंचर्स दे सकती है ना।
तो ये कई चीजें वो दे सकती है सामने वाली कंपनी। हमारे लिए शेयर, सिंपल सी बात है कि शेयर शेयर होल्डर के लिए एसेट है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, बट शेयर होल्डर के लिए वो एसेट है। जस्ट लाइक आज अगर मुझे वो शेयर्स मिलते हैं तो मेरे लिए वो शेयर्स एसेट है, मैं शेयर होल्डर हूं, और शेयर होल्डर शेयर्स आर एसेट्स, बट फॉर कंपनी शेयर्स आर लायबिलिटी। सिंपल तरह से वो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये जो परचेज कंसिडरेशन है, ये परचेज कंसिडरेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको मिल रहा है ट्रांसफरर कंपनी के लिए, ये परचेज कंसिडरेशन जो मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में मिलना चाहिए। और अगर सपोज कि कुछ फ्रैक्शन पार्ट जाता है, भाई अगर राउंड ऑफ वैल्यू नहीं है, पूरा पूरा होल नंबर नहीं है, तो अगर फ्रैक्शन पार्ट जाता है तो वो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो कैश में दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे अगर मान लो कि भाई मेरे पास मेरा जो शेयर है कंपनी का, जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, जो कंपनी शेयर दे रही है वो शेयर 100 रुपए का है, और अगर मेरा परचेज कंसिडरेशन सपोज 70 रुपया हुआ, तो 70 रुपए के लिए तो शेयर नहीं दे सकते। तो ये जो 70 रुपया है, इस 70 रुपए के लिए वो कैश दे सकते हैं, 70 रुपया कैश में पे हो सकता है इस तरह। तो ये एक चीज है, बट शेयर्स में ही मिलना चाहिए वो परचेज कंसिडरेशन। द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर टू बी कैरीड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी है वो ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ पर जो पुराना बिजनेस था वो नए बिजनेस में, जो पुराना बिजनेस था वो नई कंपनी में, पूरा बिजनेस एज इट इज चलना चाहिए। ये एक और कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन ये है कि बुक वैल्यूज से वो एसेट्स जानी चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस जो है, एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू से जानी चाहिए। ये जो 5 कंडीशंस है, इन 5 कंडीशंस को अगर कंपनी फुलफिल करती है, इन 5 कंडीशन को अगर कंपनी पूरा करती है, देन इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज अमालगमेशन मर्जर। ये बेसिकली कहलाएगा अमालगमेशन ऑफ मर्जर, ये कहलाएगा। तो ये 5 कंडीशन फुलफिल होगी तो अमालगमेशन ऑफ मर्जर। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, देन इट विल बी अमालगमेशन ऑफ परचेज, वो कहलाता है। तो अमालगमेशन ऑफ परचेज फिर वो तो हम टर्म दे सकते हैं, अमालगमेशन ऑफ परचेज हम उसको। तो आज के इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो था अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सटर्नल का, वो मैंने समझा। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसमें परचेज कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो परचेज कंसिडरेशन है इसके बारे में हमको, परचेज कंसिडरेशन क्या है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और अकाउंटिंग एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंट्रीज क्या होगी, कैसे होगी, तो वो एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप ये चीज़ बात ध्यान रखो कि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है तो